मनीष गर्ग। खबर महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कृषि आधारित इस कार्यक्रम इंडियाज प्रीमियर एग्रो समिट का ये 15वां संस्करण था। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर नितिन गडकरी ने अपने उद्बोधन के दौरान मप्र की कृषि व्यवस्था को सबसे आगे बताया। उन्होंने कहा कि मप्र की कृषि विकास दर देश भर में सबसे आगे है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब मंच संभाला तो उन्होंने सबसे पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर नितिन गडकरी के प्रोत्साहन उद्बोधन के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि गडकरी की यह बातें प्रेरणादायक भी हैं और अधिक मेहनत करने की तरफ अग्रसर करने वाली भी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद को महाराष्ट्र की धरती पर आने को अपने घर आने से निरूपित किया। उन्होंने कहा कि बाजीराव से लेकर अहिल्या बाई और सिंधिया तक के संबंध इस प्रदेश से रहे हैं। इन सभी महानुभावों का मप्र में गहरा और अविस्मरणीय योगदान है। मप्र स्थापना से पहले मध्य प्रांत की राजधानी होने के नाते हम सभी इस प्रदेश की जनता रहे हैं। इसके चलते नागपुर और महाराष्ट्र हमारा अपना घर ही है। गाय संवेदनशील है, वह माँ की तरह सब समझती है। नागपुर में हुए इस एग्रोविजन विजन कार्यक्रम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास का नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तरह हमारे मप्र में भी गौवंश के संरक्षण के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं और उन पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जिन्हें गौरा गौरी कहा जाता है, मप्र में उन्हें बछड़ा बछड़ी कहते हैं। ये संवेदनशील गौमाता जन्म देने वाली माता के समान ही संवेदना रखती है। वह हमारी हर बात सुनती और समझती है, बस उनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाती है। गौमाता से फायदे अनेक। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि घर घर दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए लोगों को दूध देने वाली गाय सौंपकर उनके लालन पालन की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। दूध देना बंद करने के बाद इनको व्यवस्थित घर देने के लिए प्रदेश में बड़ी गौशालाएं बनाई जा रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में करीब 15,000 की क्षमता वाली गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा गौकास्ट आदि के व्यवस्थित उपयोग के लिए बड़े संयंत्र लगाने की योजनाएं भी शुरू की गई हैं। विकास के पथ पर चलेगी साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाराष्ट्र की कृषि आधारित योजनाओं की तारीफ की और इनसे बहुत कुछ सीखने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रोजेक्ट का परीक्षण और इनसे प्रशिक्षण लेने के लिए वे जल्दी ही मप्र से मंत्रियों का एक दल महाराष्ट्र भेजेंगे। डॉक्टर यादव ने कहा कि कृषि आधारित योजनाओं से घर घर की आमदनी के जो प्रयास यहां किए जा रहे हैं वह प्रशंसनीय हैं। उत्पादन बढ़ाने के साथ इनके लिए योग्य बाजार की कल्पना और प्रयास भी रेखांकित किए जाने जैसे हैं। CICR त्याचे डायरेक्टर घोषसाहेब आहेत। आपल्या इथल्या ICRच्या इतर संस्थांचे देखील डायरेक्टर्स आपल्या समोर आहेत। त्याचबरोबर मी आज आवर्जून उल्लेख करतोय की आपल्या इथे महिंद्रा अँड महिंद्राचे फार्म डिव्हिजनचे CEO श्री विक्रम वाघ हे देखील आपल्यासोबत आहेत। सल्फर मिल्स लिमिटेडचे आणि क्रॉप केअर फेडरेशन ऑफ इंडिया जी आहे त्याचे अध्यक्ष श्री दीपक भाई शाह आणि टाफे ग्रुपचे ग्रुप प्रेसिडेंट श्री TR केसवनजी हेही आपल्यासोबत आहेत। सगळ्या मान्यवरांचं मी स्वागत करतो। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित जसं मी म्हटलं बरेच लोकप्रतिनिधी आहेत। ॲग्रोविजन फाउंडेशनचे सर्व पदाधिकारी सदस्य, वेदच्या डॉक्टर सिन्हा मला वाटतं अध्यक्ष पण आमच्यासोबत आहेत। या सर्व मान्यवरांचं मी आज स्वागत करतो आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मोठ्या संख्येने इथं उपस्थित असलेले माझे सर्व शेतकरी बंधू भगिनींनो आणि त्यांना इथं आवर्जून पुढे मार्गदर्शन करायला आलेले बरेचसे वक्ते, आपल्या सर्वांचं या 15व्या ॲग्रोविजनमध्ये स्वागत। गेल्या 15 वर्षापासून आपण हा जो प्रयास करतो आहे त्याच्यामध्ये मुख्य म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आणि मला वाटतं मी एक नाव विसरतो आहे, आपल्यासोबत आज खास सौदीहून आलेले शेख अब्दुल्ला अतिक जे सिलाल फूड आणि टेक्नॉलॉजी ग्रुपचे अध्यक्ष आहे। सर, वी हार्टली वेलकम यू टू ॲग्रोविजन अँड नागपूर। तर थोडक्यात 15व्या ॲग्रोविजनबद्दल यावर्षी देखील दरवर्षीप्रमाणे आपण साधारणतः 40 कार्यशाळांचं इथे आयोजन केलेलं आहे। या 40 कार्यशाळांमध्ये आपण शेतकऱ्यांच्या उपयोगाच्या विविध विषयांवरती हात घालतो। जसं त्यांचं उत्पादन वाढीबद्दल,
उत्पादनाच्या दर्जाच्या वाढीसंबंधी, इथं त्यांना नवीन पर्यायी पिकं काय आहेत त्याबद्दल, किंवा शेतीमध्ये टेक्नॉलॉजी कशी आत्मसात करायची त्याबद्दल. याशिवाय इथं आपण काही 6 विशेष कार्यशाळांचं आयोजन केलेलं आहे. त्यात सगळ्यात महत्त्वाची आणि याच कार्यक्रमानंतर याच ठिकाणी जी कार्यशाळा होईल ती म्हणजे विदर्भात दुग्ध विकासाच्या संधी. NDDBच्या सहकार्याने ही कार्यशाळा इथे होणार आहे आणि फार मोठ्या संख्येने दूध उत्पादक शेतकरी बंधू इथे सहभागी झालेले आहेत. यानंतर आपण साधारणतः शेतीमध्ये युवकांचा सहभाग किंवा संत्रा आणि ऊस यांच्या उत्पादनामध्ये कशी लक्षणीय वाढ करता येईल, यांच्या दर्जात कशी वाढ करता येईल त्याच्याबद्दलची कार्यशाळा, किंवा अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि IT याचं ॲग्रिकल्चरमध्ये आता काय वाढणारे महत्त्व आणि त्याच्या संबंधी देखील आपण इथे विशेष कार्यशाळा आयोजित केलेल्या आहेत. यावर्षी मला सांगायला आनंद आहे की आपलं जे प्रदर्शन आहे या प्रदर्शनामध्ये दरवर्षीप्रमाणे काही नवीन उत्पादनं इथे आलेली आहेत. नितीनजींचा नेहमी आग्रह असतो की शेतकरी हा फक्त अन्नदाता नाही तर ऊर्जादाता देखील व्हायला पाहिजे आणि शेतकऱ्यांच्याच याच्यापासून तयार होणाऱ्या इंधनाने, म्हणजे ज्याला आपण इथेनॉल म्हणतो, त्याच्यावर चालणारे किंवा CBG म्हणजे कॉर्पोरेट बायोगॅसवरती चालणारे ट्रॅक्टर्स देखील इथे यावर्षी तुम्हाला बघायला मिळतील. त्यासोबत इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर्स देखील इथे आलेले आहेत. आणि दुसरी आनंदाची बाब म्हणजे की आता सर्व क्षेत्रामध्ये इनोव्हेशन स्टार्टअपचा बोलबाला आहे. त्याप्रमाणे ॲग्रिकल्चरमध्ये देखील बरेच मोठ्या संख्येने नवीन स्टार्टअप येतात आहे. चांगली सेवा, चांगली उत्पादनं ते आणतात आहे. यावर्षी आपल्याकडे साधारणतः STPI म्हणजे सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया यांच्या माध्यमातून कृषीशी संबंधित 30 स्टार्टअप इथे आलेले आहेत. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र इनोव्हेशन सोसायटीने 10 स्टार्टअप इथे आणलेले आहेत आणि IIT रुड़की यांनी देखील काही 10 स्टार्टअप्स आपल्याकडे आणलेले आहेत. मॅनेज जी संस्था आहे हैदराबादला कृषीमध्ये काम करणारी, त्यांच्यामार्फत देखील काही इथे स्टार्टअप आलेले आहेत. आणि यासोबत बऱ्याच ज्या शैक्षणिक संस्था आहेत किंवा अनुसंधान जे रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहेत यांचे देखील इथे चांगले आपल्याकडे दालनं आहेत. त्यामुळे मला आशा आहे की दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील शेतकऱ्यांना इथं काहीतरी नवीन, काहीतरी चांगलं बघायला मिळेल. आणि फक्त शेतकरीच नाही तर मला वाटतं या व्यवसायाशी संबंधित जे इथले, ज्याला आपण चॅनल पार्टनर म्हणतो, त्यांना देखील इथं नवीन उत्पादनं कुठली असतील तर त्यांना रिप्रेझेंट करण्याचं, नवीन उत्पादनाची डीलरशिप घेण्याची वगैरे संधी देखील इथे उपलब्ध होणार आहे. यावर्षी आपल्याकडे फक्त महाराष्ट्राचे किंवा केंद्रातील काही म्हणजे विभागाचे स्टॉल्स नाही तर साधारणतः मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, अरुणाचल प्रदेश अशा 4 ते 5 इतर राज्यांचे देखील आपल्याकडे स्टॉल आहेत. तर पुन्हा एकदा मी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि इथं 4 दिवस जे काही नवीन उत्पादनं आली आहेत, नवीन टेक्नॉलॉजीचा डिस्प्ले आहेत, कार्यशाळा होणार आहेत, याचा आपण सगळ्यांनी फायदा घ्यावा, याचा आपण आस्वाद घ्यावा अशी विनंती करतो. धन्यवाद. धन्यवाद बोरटकर जी. आणि यानंतर मी निवेदन करते ॲग्रोव्हिजनचे प्रवर्तक आणि आमच्या सर्वांचे लाडके नेते, जे शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी नेहमी चिंतनशील आणि कार्यरत असतात, माननीय नामदार नितीनजी गडकरी यांनी उपस्थितांना संबोधित करावे. मध्य प्रदेशचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव, आपल्या पंजाबराव कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू आदरणीय डॉक्टर शरद गडाख साहेब, राहुरी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर PG पाटील, मापसू म्हणजे आपल्या वेटरनरी युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू डॉक्टर नितीन पाटील, कॉप केअर फाउंडेशनचे दीपक शाह, कॅफे समूहाचे अध्यक्ष TR केसवन, आपले पूर्व कृषी आयुक्त भारत सरकारचे निवृत्त आदरणीय
आणि आपल्या सगळ्यांचे सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर सी.डी. माई, माननीय आमदार समीर मेघे, सुधाकरराव कोळे, चरणसिंग ठाकूर, आदरणीय डॉक्टर गिरीश गांधी, टेकचंदजी सावरकर, नागो गाणार, श्री देवानंदजी MD NDDB, डॉक्टर श्रीधर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मदर डेअरी, महिंद्रा ट्रॅक्टर्सचे विक्रम वाघ, आणि त्याचप्रमाणे आपल्या या कृषी प्रदर्शनाकरता आलेले शेख अब्दुल्ला, जे अबुधाबी सरकारमध्ये फूड, फ्रूट्स, हे सगळं व्हेजिटेबल्स या सगळ्याचं परचेस करणारे जे चीफ आहेत, ते अबुधाबी करता आपल्या इथल्या शेतकऱ्यांकडनं कसं मटेरियल नेता येईल या दृष्टीने आज या ठिकाणी आले आहेत. तेही पण या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मंचावर बरेच जण, विशेषतः आपल्या देशातील प्रमुख मंडळी आहे आणि त्यांना सगळ्यांना मराठी समजणं थोडंसं अडचणीचं होईल, पण आपण हिंदी समजू शकाल म्हणून मैं हिंदी में बोलना है। मुझे बहुत खुशी है कि एग्रो विजन ने 15 साल पूरे किए हैं। ये 15 साल का इतिहास ये विदर्भ के कृषि क्षेत्र में एक प्रगति और विकास कैसे हो इसके लिए एक कोशिश रही है। हमारा विदर्भ जो है वो विशेष रूप से पूरे दुनिया में इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि 10,000 से ज़्यादा किसानों ने विदर्भ में आत्महत्या की, और ये जो फार्मर सुसाइड्स हुई है इसके कारण हम सब लोगों को इसका दुख भी हुआ और दर्द भी हुआ, और ये कैसे दूर करें और इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है और किसानों को किस प्रकार से प्रशिक्षित करें और क्या क्या करना चाहिए, इसी चिंतन से ही एग्रो विजन के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आज मुझे खुशी हुई है कि बड़े प्रमाण पर विदर्भ से ही नहीं, महाराष्ट्र से नहीं, तो देश के किसान इस कृषि प्रदर्शन में आते हैं, और यहाँ आने के बाद जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसको देखते हैं और उसका अनुकरण अपने खेती में वो करते हैं, और जिसके कारण उनके प्रगति और विकास में गति मिलती है। आज जो एजेंडा हमने आगे भविष्य के लिए निश्चित किया है उसमें से 40 विषयों पर संबंधित किसानों के वर्कशॉप भी यहाँ होने वाले हैं। मैं निश्चित रूप से सभी किसान भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग इसमें इंटरेस्ट लेकर समय दें, सब बातों को समझने की कोशिश करें और समझी हुई बातों का क्रियान्वयन वो अपने खेती में करें। जो विशेष रूप से हमने सबसे प्राथमिकता दी है, जो विषय है उसके बारे में मैं आपके सामने इस एग्रो विजन की एजेंडे को प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहला विषय जो है मदर डेयरी का है, और आज का ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद करीब 5,000 किसानों का वर्कशॉप ये मदर डेयरी पर होने वाला है। मदर डेयरी को जो काम महाराष्ट्र सरकार ने मदर डेयरी को दिया है उसमें बड़ी खुशी है मुझे कि मदर डेयरी ने 538 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट नागपुर में करने के लिए एक बहुत बड़े मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की शुरुआत की है। इसका काम भी शुरू हुआ है और ये विदर्भ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मदर डेयरी 5 लाख लीटर दूध ले रही है, और तेलंगखेड़ी में जो नागपुर दूध योजना थी वो जगह हमने मदर डेयरी को दी थी, वहाँ दही, छाछ, कुछ चीज़ें बनती हैं, पर अब यहाँ से एक्सपोर्ट भी होगा और विशेष रूप से सब प्रकार की चीज़ें यहाँ बनेगी, और इसमें से रसगुल्ला बनेगा, पनीर बनेगा, चीज़ बनेगा, दही बनेगा, श्रीखंड बनेगा, और पूरे देश भर में ये नागपुर ये 0 माइल होने के कारण मदर डेयरी के प्रोडक्ट यहाँ से पूरे देश में भी वितरित होंगे और दुनिया में एक्सपोर्ट करने का भी प्रयास होगा। ये सब इसके लिए आवश्यक है
कि हम लोग मदर डेयरी के माध्यम से विदर्भ का जो दूध है वो कम से कम 50 लाख लीटर करना चाहते हैं। अब मुझे कहते हुए इस बात का संकोच होता है, अच्छा नहीं लगता है, पर यह बात जो है वो आपको बताना आवश्यक है कि कोल्हापुर जिले में अब 90 लाख लीटर दूध एक दिन में इकट्ठा होता है। सांगली जिले में 80 लाख लीटर दूध होता है और सातारा, सोलापुर, हर जगह पर, अहमदनगर, पुणे, हर जगह पर यह अब वो 1 करोड़ तक पहुंच रहे हैं। और हमारे विदर्भ की पूरी ताकत 10 जिले लगाने के बाद भी आज हमारी हालत ठीक नहीं है। और विदर्भ का विकास करना है तो कम से कम, यानी उसके ऊपर समाधान नहीं है, पर कम से कम 50 लाख लीटर दूध जब मदर डेयरी खरीदी करेगी और उसके साथ 50 लाख लीटर अन्य डेयरी जब खरीदी करेगी और 1 करोड़ पर यह जब जाएगा तो निश्चित रूप से विदर्भ में कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, किसान सुखी, समृद्ध और संपन्न बनेंगे। और इसलिए जो जो बातें हमने तय की है वो विशेष रूप से हमारे किसान याद रखें। हमारे यहाँ हमारे जानवरों को ग्रीन अच्छा ऑर्डर मिलना चाहिए, इसलिए हमने फार्मर प्रोड्यूस कंपनी शुरू की। हमारे एग्रो विजन के डायरेक्टर दिवेश साहब यहाँ हैं, उनके गांव पर अरवी तहसील में उन्होंने फार्मर प्रोड्यूस कंपनी करके वो नेपियर ग्रास को तैयार करके साइलोज में रखकर उसको स्टॉक करके रखते हैं ताकि साल भर हमारे सब डेयरी वालों को ग्रीन चारा, ग्रीन फॉडर उनको उपलब्ध हो। और धीरे धीरे बड़े प्रमाण पर उसकी हम कोशिश भी कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि जो पशु खाद्य लगता है जिसमें प्रोटीन होता है, तो मैंने मदर डेयरी से जो अनुरोध किया है कि विदर्भ में ही जो चीज़ें होती है, जैसे राइस ब्रांड की ढेप, हमारे यहाँ की जो तुअर होती है उसकी चुनी, और सरकी की ढेप और राइस हस, जो यहाँ की चीज़ें अवेलेबल है उसका फॉर्मूला तैयार करके विदर्भ के ही लोगों की तरफ से ये पशु खाद्य आपके फॉर्मूला के हिसाब से तैयार हो जाएगा, तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और ये पशु खाद्य 2 रुपये 3 रुपये किलो अगर सस्ता मिलेगा तो किसानों का भी उसमें फायदा होगा। तो ये पशु खाद्य भी तैयार करने की योजना उन्होंने बनाई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि टेक्नोलॉजी बदल गई है और आपको पता होगा कि हमारे वेटरनरी यूनिवर्सिटी में हमने एक नया सेंटर भारत सरकार के सहयोग से खोला है और वो जो है वो एम्ब्रियो ट्रांसफर, और विशेष रूप से 1952 में हमारे यहाँ की गिर जात की गाय जो ब्राज़ील गई थी, उस गाय का जो ब्रीड था, उसका जो सीमेंस था, उससे जो बूल हुआ उसका जो सीमेंस था, वो लाकर हमने हमारे गोरी गाय को देकर 20-20 लीटर की, 15 लीटर की, 25 लीटर की गोरी तैयार करने का एक कार्यक्रम शुरू किया। जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, वैसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की टेक्नोलॉजी हमने लाई और दिवेश साहब के यहाँ ही उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके करीब 8 गोरी और 4 गोरे तैयार हुए। और वो जो है वो गाय जो थी, मदर थी, वो कम दूध वाली थी, पर अब जो गोरियाँ तैयार होगी वो 18 से 20 लीटर वाली तैयार होगी। तो एक सबसे बड़ा टारगेट आप सबके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि हमारे मदर डेयरी को जितने लोग दूध दे रहे हैं वो अब अपने यहाँ जैसे गोट फार्म होता है, पोल्ट्री फार्म होता है, वैसे काऊ फार्म तैयार करें। अभी महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी योजना लाई है कि विदर्भ के किसानों को 15,000 गाय वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से देने की योजना तैयार की है। पर ये योजना में गाय खरीदने की बात कहाँ होगी? तो गुजरात से, हरियाणा से और राजस्थान से अगर हम गाय खरीदी करेंगे तो मुझे लगता है इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने आग्रह किया कि विदर्भ के ही किसान, हर किसान 10-10, 20-20 गाय जो होती है वो उसके यहाँ तैयार करे, अच्छे दूध वाली 15-20 लीटर की, और वही बेचे
तो इसका फायदा उनको मिलेगा। मैं खुद अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने डेयरी शुरू की थी, पर मेरी डेयरी फेल हो गई, क्योंकि जब गाय गर्म होती थी तो डॉक्टर गांव से गायब रहता था, डॉक्टर रहता था तो गाय नहीं गर्म होती थी, और अभी कभी गाय भी गर्म होती तो सांड मिलता नहीं था। तो ओवरऑल पूरे डेयरी का बैंड बाजा बज गया। अब मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ एक अच्छा डॉक्टर आया, भालेराव जी, क्या नाम है उसका, राजू है क्या? हाँ, सामने बैठे होगे तो खड़े हो जाओ। यहाँ नहीं है वो, है ये है नहीं है। तो ये जो डॉक्टर ने क्या किया कि मेरा 10 गाय मैंने ली, और वो गाय को उन्होंने जब गर्म होती है तो कॉलर लगा दी, और कॉलर लगाने से अलार्म होता है। अब मेरे यहाँ 7 गाय जो है वो गाभन हो गई और 3 भी हो जाएगी। तो पहली बार मुझे इस बात का आनंद है कि मेरे यहाँ गाय गाभन हो रही है, नहीं तो यही मुश्किल वाली बात थी। तो मेरा आपसे सुझाव है कि आप भी हमारे मदर डेयरी का मार्गदर्शन लेकर आपका जो दूध उत्पादक किसान है, अपनी गाय हर साल किस प्रकार से गर्म होगी, गाभन होगी, और अच्छी गोरी या गोरा तो अभी जरूरत नहीं, क्योंकि भी टेक्नोलॉजी ऐसी आई है कि गोरा होगा ही नहीं, 100% गोरी होगी। और मुझे खुशी है कि ऐसे महाराष्ट्र में देश में 3 प्रकल्प शुरू हुए। एक चितड़े डेयरी जो है उन्होंने सांगली में शुरू किया, एक शरद पवार साहब ने बारामती में शुरू किया, और तीसरा नागपुर में शुरू हुआ है, और ये आपके यहाँ भी शुरू हो गया। एक राहुरी यूनिवर्सिटी में भी हो गया है। तो राहुरी को छोड़कर तीनों प्रकल्प का उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे मिला, और इसलिए तेजी से ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारे जितने दूध उत्पादक किसान हैं, जो आज यहाँ कितने दूध उत्पादक किसान हैं, थोड़ा हाथ ऊपर करिए। आप सब है, अगर आपकी संख्या आज कम से कम 4 से 5 हजार से ज्यादा है, और आप सब लोगों ने आपके यहाँ 10-10 गाय अच्छी तैयार की, गोरिया तैयार की 20-20 लीटर की, तो एक एक गाय को बेच के आपको प्रॉफिट तो मिलेगा ही, उल्टा अपने विदर्भ का दूध बढ़ेगा। तो पहली बात, अभी मैंने मदर डेयरी को सुझाव दिया था कि वो मोटरसाइकिल पर एक छोटा सा फ्रिज रखकर मोबाइल फोन पर तुरंत अलर्ट आएगा, तो तालुका में आधे घंटे के अंदर डॉक्टर जो वेटरनरी टेक्नीशियन है वो आपके यहाँ पहुंच जाएगा, और तुरंत आपके गाय को अगर इंजेक्ट कर देगा सीमेंस को, तो आपकी गाय गाभन रहेगी, और इसके कारण हमारी फर्टिलिटी में सुधार होगा, और दूध देने वाली अच्छी गाय हम तैयार करेंगे। ये एक एजेंडा है। अगले बार जब आएंगे तो आप लोग फॉर्म भर के लाइए कि आपने कितने गाय को तैयार किया है। तो मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी आपने दूध देने के बाद दूध को चिलिंग सेंटर खोलना, दूध का प्रोसेसिंग करना, उसका मार्केटिंग करना, आपके अकाउंट में पैसे जमा करना, इसकी आप चिंता मत करिए। ये सब बातों की चिंता मदर डेयरी करेगी। और मैंने उनको ये भी कहा कि हमारा जो संतरा होता है विदर्भ में, वो संतरे में एक छोटा संतरा होता है, उसको बाजार में कीमत नहीं मिलती है, और इसलिए संतरे की पाउडर हम तैयार करके, क्योंकि हमने संतरे की बर्फी बनाई, मदर डेयरी ने बहुत सुंदर बनाई। बाकी लोग जो बर्फी बनाते हैं उसमें इसेंस डालते हैं, कद्दू डालते हैं, और संतरे की बर्फी करके बेचते हैं। पर मैंने कहा ऐसा मत करिए, और इसमें संतरे की पाउडर डाल के वो बर्फी बनाकर, हमारी सबका एक सपना है कि इस बर्फी का हम वर्ल्ड में मार्केट करें, उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाए और ये दुनिया तक पहुंचाए। तो एक तरफ छोटे संतरे को अच्छा भाव मिलेगा, आपके दूध से बर्फी बनेगी, और बर्फी का देश में नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर मार्केट होगा, एक्सपोर्ट होगा, उसका शेल्फ लाइफ अगर बढ़ेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज में उसके कारण भी हम सब किसानों का फायदा होगा। तो मदर डेयरी और हमारे दूध उत्पादक किसान, इनके लिए अभी जो वर्कशॉप है उसमें आपको इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो पहला एजेंडा हमारा ये है कि इसको हम पूरा करें। दूसरा जो एजेंडा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि विदर्भ में हमारे किसान आत्महत्या करते हैं, इसका कारण पानी हमारी समस्या है। और
मैं केवल नेता हूं करके नहीं, पर मुझे 9 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट मिली है, और उसमें से 5 डॉक्टरेट जो है कृषि विज्ञान में मिली है। और हमारा एक स्टॉल भी है हमारे एनजीओ का, वो जो है पानी का, यानी दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, और घर का पानी घर में। तो मुझे आपको यही कहना है कि हमने अनेक जगह पर 1000 से ज़्यादा अमृत सरोवर बनाए विदर्भ में, महाराष्ट्र में बनाए, देश में भी बना रहे NHI की ओर से फ्री ऑफ चार्ज, फुकट में। इतना ही नहीं तो नदी नालों का खोलीकरण किया। मैं दुनिया की बात नहीं करता, मैं मेरी बात आपको बता रहा हूँ। मेरे यहाँ 1 ही घंटा मार्च अप्रैल में कुएं पे पंप चलता था। नदी का जरा खोलीकरण रुंदीकरण हुआ, नालों का खोलीकरण थोड़ा हुआ। अब मेरे यहाँ 7.5 हाउस पावर के भारत सरकार के योजना में 3 सोलर पंप मिले हैं, और 7 से 8 घंटे चलते हैं। 60 एकड़ पूरा इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन हो गया। और मेरे अभी पानी की समस्या मेरे यहाँ नहीं है। और मुझे 88 टन एक एकड़ में गन्ना हुआ। और अभी मेरे यहाँ जो तूर है वो 6 फीट की है। और मैं अपने ही गांव के दाल मिल में तुअर की दाल तैयार करता हूं, और वो ऑर्गेनिक है, पर मेरे यहाँ सर्टिफिकेशन नहीं था। और यहाँ हमारा कोऑपरेटिव स्टोर में हमने भक्ति के नाम से वो दाल रखी, इतनी टेस्टी है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं है। तो 15 दिन में 4.5 लाख रुपए की दाल बेची गई। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी अपने यहाँ अगर इसी प्रकार से, जो हमारे यहाँ विशेष रूप से भू सुरक्षा का खाद हमारे यहाँ बनता है, अभी 50,000 टन बनता था, 4 शुगर फैक्ट्री को मिलकर बनेगा। और हमने अभी नागपुर महानगर पालिका में जो टॉयलेट का पानी था, वो पानी शुद्ध करके हम महाराष्ट्र सरकार को बेचते, जिससे हमको 300 करोड़ रुपए साल के महानगर पालिका को मिलते हैं। तो वो पानी से जो पार्टिकल निकलते हैं, उसका 50-60 हजार टन पड़ा हुआ था। उसका सैंपल मैंने इंडियन ऑयल के फरीदाबाद के लेबोरेटरी को दिया, और एक नया कल्चर तैयार हुआ है, और वो बहुत ही अच्छा है। और जिसके कारण हम वो भू सुरक्षा खत जो है वो बना रहे 1 लाख टन। आपके यहाँ भी जो प्राकृतिक खेती के आधार पर जो जीवामृत के बारे में हमारे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी आए थे, और उनके हिंदी किताब का मराठी अनुवाद एग्रोविजन ने करके आपको दिया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि एक तरफ ऑर्गेनिक खाद, भू सुरक्षा जैसा कंपोस्ट खाद आप आपके यहाँ तैयार करिए, उसमें कल्चर को यूज करिए। और बाद में मेरे खुद के खेती पर मैंने 2 प्रयोग किया, बाकी आप देखिए। हम जो बाल होते हैं उससे एमिनो एसिड बनाते हैं, और वो लगभग अभी काफ़ी बड़े प्रमाण में उसकी डिमांड है। और एमिनो एसिड बेस्ड माइक्रो न्यूट्रंस जो है, उसके न्यूट्रंस, उसके कारण काफ़ी अच्छा उसके ऊपर बार भी आता है, और कोई बार नीचे नहीं जाता, खाली नहीं जाता। तो दोनों का अभी कल परसों में अपने गांव में खेत पे था, तो 10 मिनट में 1 एकड़ में स्प्रेइंग हो गया, क्योंकि ड्रोन था। हमारे यहाँ अभी वर्मा जी यहाँ है क्या वर्मा जी? इन्होंने ड्रोन लाए, और हमने 5000 एकड़ गन्ने का ड्रोन से स्प्रेइंग किया है। और अभी हम लोग सब जगह जमीन पत्थर जैसी बनी है, इतना केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, और इसलिए उसके कारण हमारा नुकसान हो रहा है। तो हमने अभी ड्रोन से जो स्प्रेइंग किया है, उसमें नैनो यूरिया और नैनो मिश्रकत का यूज किया। जो 4 बैग यूरिया और 4 बार मिश्रकत यूज कर रहे थे, उसके बजाय 2 बॉटल यूरिया की, नैनो यूरिया की, और 2 मिश्रकत की, 4 बॉटल में काम हुआ। तो 1 एकड़ में कम से कम 5 से 6 हजार रुपए की बचत हो गई। जब हम बोरे से निकालकर यूरिया और सुफला या मिश्रकत फेंक देते हैं, तो 75% वेस्ट होता है, और 25% प्लांट को जाता है। अब जब हम लोग ड्रोन से स्प्रे करते हैं नैनो यूरिया और नैनो मिश्रकत, तो 75% प्लांट को जाता है, और 25% वेस्ट होता है। तो मेरा दूसरा एजेंडा आप सबके लिए है
कि एक तो जल संवर्धन का कार्यक्रम आपके गांव में आप जरूर करिए, जो पानी है उसको रोकिए। जैसे पैसा डिपॉजिट आप जब रहते नौकरी करते तो पैसा डिपॉजिट रखते हैं और रिटायर्ड होने के बाद फिर ब्याज पर चलते हैं, उसी प्रकार से पानी को डिपॉजिट करिए। बरसात में पानी डिपॉजिट होगा और जब मार्च अप्रैल मई में वो पानी हम विड्रॉ करेंगे तो हमारे यहाँ पानी की दिक्कत नहीं रहेगी और सिंचाई बढ़ेगी। हमारे आदरणीय पंजाब राव कृषि विद्यापीठ के कुलगुरु यहाँ उपस्थित है और वो अपना अनुभव बताएंगे। मैंने उनके यूनिवर्सिटी में 36 तालाब उनको बना के दिए NHI की तरफ से। अब उनकी जमीन पहले पानी नहीं था, वो पूरा पानी उनका कम से कम वो बता रहे कि कितना 2000 कितने हेक्टर तक हुआ अभी 1200 हेक्टर पूरा पानी उनके यहाँ इरिगेशन हो गया और उसका परिणाम आजू बाजू के 10-15 किलोमीटर के क्षेत्र में जो खान पान पट्टा था वहाँ अब नींबू के बगीचे, मौसमी के बगीचे, फल फूल सब्जियां होने लगी और वो पानी के कारण वहाँ का तस्वीर बदल गई। तो हर गांव में वाटर कंजर्वेशन, फिर ड्रोन से स्प्रेइंग, फिर बने तक ऑर्गेनिक खेती या प्राकृतिक खेती करनी है। पर गन्ने वगैरह जैसे उत्पादनों के लिए हमको फर्टिलाइजर देना पड़ता है, तो बने तक नैनो यूरिया और नैनो मिश्रकत का उपयोग करके हमको पर एकड़ एक्सपेंडिचर कॉस्ट उत्पादन खर्चे को कम करना है। सीड और कलम दो बातों में हमको विशेष रूप से ध्यान देना है। अभी हमने हमारे ऑरेंज रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर यहाँ उपस्थित है और हमने ये कोशिश की कि उनके पास इतनी डिमांड है कि वो संतरे की कलम दे नहीं सकते, तो संतरा, मौसम्बी और नींबू इसके अच्छी क्वालिटी की कलम तैयार करने के लिए हमने काफ़ी नर्सरीज को उनकी मान्यता दी है और कोशिश कर रहे हैं कि जितने बड़े प्रमाण पर अच्छे क्वालिटी का संतरा, अच्छे क्वालिटी की मौसम्बी, अच्छे क्वालिटी की नींबू के कलम जो इनके मान्यता प्राप्त नर्सरी है वहाँ से मिलेगी। और इस बार हमने बहुत बड़ा टारगेट रखा है और धीरे धीरे इसके कारण विदर्भ के किसानों को रिजनेबल प्राइस में संतरा, मौसम्बी और नींबू की कलम मिलेगी। ये भी कोशिश हमने की है और निश्चित रूप में इसमें हमको कामयाबी मिलेगी। हमारी एक समस्या ये है कि पर एकड़ सोयाबीन का इनकम बहुत कम होता है। इस बार पहली बार मुझे 11 क्विंटल सोयाबीन मेरे यहाँ पिछले बार हुआ, ये सबसे अच्छा। वैसे अमेरिका में 1 एकड़ में 30 क्विंटल सोयाबीन होता है और ब्राज़ील में 28 क्विंटल होता है और अर्जेंटीना में 26 क्विंटल होता है और हमारे हिंदुस्तान में 5 क्विंटल होता है। हमारा अकोला, बुल्ढाना, यवतमाल में सब जगह सोयाबीन के किसान आज त्रस्त है और सोयाबीन के भाव भी डाउन हो गए, तो किसान बड़े मुश्किल पैदा हुई है। और इसलिए पहली बात तो पर एकड़ सोयाबीन का उत्पादन कम से कम 11-15 क्विंटल के तक कैसे पहुंचे, इसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारे किसानों को मिले। पर एकड़ में कम से कम कपास का उत्पादन कम से कम 12 से 15 क्विंटल होना चाहिए, ये कैसे करना, इसका ट्रेनिंग मिले। ये एक स्पेसिफिक स्किल जॉब है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी करते। मैं मुंबई में एक होटल में बहुत बार ये उदाहरण बताता हूँ कि ताज लाइमसाइन करके 5 स्टार होटल है, वहाँ एक चाइनीज रेस्टोरेंट है, वहाँ मैं बहुत बार कभी मुंबई जाता हूँ, मेरा वहाँ एक डेविड करके शेफ है, तो मैंने उसको केनियन बीन्स और वो छोटी सब्जियाँ ऐसी फ्राई करके देता है। अब कोई महिला बोलेगी इसमें क्या कठिन है, तेल डालो और घुमा दो, हो गई डिश तैयार। ऐसा नहीं है, हर जॉब उसमें स्किल्ड होता है। तो वो डेविड ऐसी चीज़ें बनाता है कि वो बहुत पॉपुलर है। वो हांगकांग से थे, तो मैंने उसको पूछा तुम्हारा तनख्वाह कितना है, तो उसने कहा साहब बहुत कम मिलता है। बोले कितना मिलता है, तो बोले 15 लाख रुपए महीना मिलता है और ऊपर में मैं रहता हूँ। तो जो अभी ये वाइस चांसलर साहब का भी तनख्वाह इतना नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार में कोई 2-2.5 लाख के ऊपर नहीं मिलता किसी को तनख्वाह। वो शेफ को इतना तनख्वाह, इसका कारण उसका स्किल। और इसलिए किसानों को ये समझना होगा कि हम ऐसे तंत्रज्ञान का उपयोग करें,
हमारे एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करे और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, तो वो कैसे करे? जैसे ये फास्ट फूड का जमाना है, वैसे हमें फास्ट प्रोडक्शन विथ रिजनेबल एक्सपेंडिचर ये करने के लिए इसके ट्रेनिंग के अनेक अपने 40 विषयों पर वर्कशॉप है, उसमें आप सब लोग इसमें जरूर भाग लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं विशेष रूप से हमारे जो ट्रैक्टर कंपनी के जो प्रमुख है आदरणीय केसवन जी, जो टैफे समूह के अध्यक्ष हैं, और महिंद्रा के भी चेयरमैन एग्रीकल्चर डिवीजन के हैं, तो दोनों को, हाँ, आप दोनों को धन्यवाद दूंगा, वाघ साहब और उनको, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ। तो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म सब आए हैं। अभी ये मेरी गाड़ी जो है यहाँ, ये किसानों ने बनाए हुए 100% इथेनॉल पे चलती है। 1 साल से आप देखते हो इसको। अभी टोयोटो, बाद में टाटा, महिंद्रा, सुजुकी और हुंडई, और ये सब 5 कंपनियां अपनी गाड़ी अब 100% इथेनॉल पे ला रही है। इसके बाद जो स्कूटर कंपनियां हैं, बजाज, टीवीएस, उसके बाद हीरो, होंडा, ये भी इनकी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर 100% इथेनॉल पे ला रही है। और इथेनॉल हम तैयार करते हैं। नागपुर में एक पंप भी शुरू हो गया इथेनॉल का। अब इंडियन ऑयल 400 इथेनॉल के पंप डाल रही है, और इसलिए अब इथेनॉल की गाड़ियां, इथेनॉल ये पेट्रोल को रिप्लेस कर सकता है। हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल, डीजल और फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है, और इसके बजाय अगर इथेनॉल आ गया तो मुझे ये 10 लाख करोड़ अगर किसानों के जेब में गए तो हमारे देश का किसान कितना समृद्ध और संपन्न होगा, इसका आप विचार करिए। और इसीलिए हमने पेट्रोल को रिप्लेस करके किसानों का इथेनॉल लाया है। बाद में जो राइस स्ट्रॉ है, परली, इससे कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास से हम बायो सीएनजी बना रहे हैं। और मैं कोई भी बात उधारी के नहीं करता, मैं खुद करके देखकर आपको बता रहा हूँ। अभी हमारे प्लांट का 10 दिन के बाद इनॉग्रेशन है। हम भी 5 टन सीएनजी बना रहे हैं, और ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सीएनजी के ऊपर ट्रैक्टर लाया है। ये जो टैफे कंपनी का है, इन्होंने इलेक्ट्रिक, फ्लेक्स इंजन, इथेनॉल और सीएनजी के ऊपर भी लाए हैं। अब इसके कारण हर किसान की साल की बचत 1 लाख से 1.5 लाख रुपए साल की बचने वाली है, क्योंकि डीजल की कीमत में ये सस्ता है और प्रदूषण नहीं के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक से लेकर ये सब ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी इस समय आई है, और मुझे लगता है कि बायोफ्यूल, इसके कारण इसमें किसानों की भी समृद्धता और संपन्नता होगी। सीएनजी भी हम तैयार कर रहे हैं। सीएनजी के पंप भी नागपुर में लग रहे हैं। आप ये रोड पर आते हो तो यहाँ आने के पहले राइट हैंड पर एक सीएनजी का पंप है, और वो नागपुर में 3 पंप शुरू किए। एलएनजी का पंप नागपुर में है, और अब इसके कारण आने वाले समय में हमारे यहाँ ट्रैक्टर, हमारी कार, हमारी स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये बायोफ्यूल और इलेक्ट्रिक पर होगी, तो हमारे देश में प्रदूषण भी कम होगा और किसानों का फायदा भी होगा। हम 15 साल से बोलते रहते थे, अब इसको पूरी तरह ये पूरा हो रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। मैं और एक महत्वपूर्ण बात आप सबको बताना चाहता हूं कि इस प्रदर्शन में इलेक्ट्रॉनिक बुल, बैल जोड़ी आई है, और स्टार्टअप आए हैं। आप हर स्टॉल पर जाइए, और ये स्टॉल पर जाने के बाद ये कोई मनोरंजन का एग्जीबिशन नहीं है। मुझे पहले बताया था, ये मानकर जी बैठे यहाँ बताते थे कि बसेस लगाओ, कार लगाओ, फिर लोगों को ले आओ, खिलाओ। मैंने बोला ये हराम का माल कुछ मिलेगा नहीं, ना चाय मिलेगा, ना नाश्ता मिलेगा, ना बस मिलेगी। अपने पैसे से आएगा, अपने पैसे से जाएगा, तो महत्व समझेगा। ये फुकट वाला काम बंद करो, ये नहीं करना है हमको। तुम यहाँ आए हो तो एक एक स्टॉल पर जाओ, हर चीज को समझो, और कौन सी चीज आपके जीवन को बदल सकती है उसका अध्ययन करो। ये वर्कशॉप जो है वहां आओ, नई नई बातें आ रही है। पाशा पटेल आए यहाँ, खड़े रहो पाशा जी। इसका चश्मा जो है वो बाम्बू का है, और इसकी घड़ी दिखा दो हाथ ऊपर से, ये भी बाम्बू की घड़ी है।
अब ये आने वाले समय में बाम्बू के चश्मे और घड़ियां बनेगी तो तुम बाम्बू लगाओगे तो बाम्बू को भाव मिलेगा। हमारे किसानों को समृद्ध संपन्न करने के लिए, ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अभी हमने बाम्बू के क्रैश बैरियर बनाए 80 किलोमीटर, ये वणी वरोड़ा रोड पर बनाए। ये सब इसके लिए कि किसान को कैसे फायदा मिले, और इसलिए ये जो अलग अलग प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है जिसको विशेष रूप से आप सबको देखने के लिए मिलेगी, और अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स के, दवाइयों के प्रूवन एग्जाम्पल है, कोई पायलट प्रोजेक्ट हम उनको करने के लिए कहेंगे कि हमारा उत्पादन कैसे बढ़ेगा, क्वालिटी कैसे सुधरेगी, हमें मार्केट कैसे अच्छा मिलेगा। और अभी हम फिशिंग में भी काम कर रहे हैं। हमारे तालाब में, विदर्भ में मालगुजारी तालाब है, उसमें प्रॉन्स तैयार कर रहे हैं। नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और यहाँ से प्रॉन्स बनाकर हम अरब कंट्रीज के लिए, दुबई के लिए, अबू धाबी के लिए और सिंगापुर के लिए एक्सपोर्ट करने का प्लान बना रहे हैं। हमारे प्रॉन्स को गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा जिले में 800 रुपये किलो का भाव है, और आज अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो दुबई में 7,000 रुपये किलो और सिंगापुर में 8,000 रुपये किलो का भाव है। अगर हमारे विदर्भ के प्रॉन्स अगर एक्सपोर्ट होंगे तो कितना पैसा हमारे जो मच्छीमार है, फिशरमैन है, उनको कितना फायदा होगा। तो ऐसे एक एक क्षेत्र को हमने चुना है। हनी कैसे इकट्ठा करना, उसके ऊपर काम हो रहा है। मैंने धापेवाड़ा टेक्सटाइल करके काम शुरू किया है। जो कतरन होती है उससे कारपेट बन रहे हैं, अभी साड़ियाँ बनी है, और आपको ताज्जुब होगा कि अच्छे क्वालिटी की साड़ी हम केवल 400 रुपये में बना रहे हैं और 450 में बेचेंगे, जो साड़ी मार्केट में 2,000 रुपये की है। हमारे यहाँ अभी बनारसी शालू और नासिक की पैठनी तैयार करने का काम शुरू हो गया है। जब तक अच्छी क्वालिटी नहीं होगी तब तक खरीदार नहीं मिलेगा, और जब तक खरीदार नहीं मिलेगा तब तक हमारा बिजनेस बढ़ेगा नहीं, मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो हमारे सभी ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में उसको एक्सीलरेट कैसे करें, उसको कैसे बढ़ाएं, लोगों का पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ाएं, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कैसा बढ़ाएं, और किसान समृद्ध संपन्न कैसे हो, किसान कर्ज मुक्त कैसे हो, स्मार्ट शहर नहीं तो स्मार्ट विलेज बने और हमारा किसान समृद्ध बने। अभी हमारे यहाँ जैसे डेयरी का वर्कशॉप है, वैसे गन्ने के ऊपर भी वर्कशॉप है। पहले कोल्हापुर जिले में 104-110 टन गन्ना होता था। अब हमारे सावनेर तालुका में हमारे शुगर फैक्ट्री में 25-30 किसान ऐसे हैं कि जो 100 टन से ज्यादा कृषि उत्पादन करते हैं। आनंदराव राउत हमारे एग्रोविजन के डायरेक्टर है, इनके यहाँ 106 टन गन्ना हुआ, जो कोल्हापुर जिले में होता है। ये MSc एग्रीकल्चर है। तो अब कोशिश ये करते हैं कि जो सक्सेस हुए हैं उनकी कॉपी करें, हम उनके यहाँ जाए, कैसा हुआ उसका अध्ययन करें और हमारे यहाँ भी उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करें। उत्पादन खर्चे को कम करें, उत्पादन को बढ़ाएं, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का निर्माण करें और हमारे किसान को, विदर्भ के किसान को विशेष रूप से समृद्ध और संपन्न करें। अब ये बहुत बड़ा काम है। अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली अपनी टीम काम कर रही है। सभीयों की चर्चा होना संभव नहीं है। यहाँ इक्विपमेंट्स आए, मशीनरी आई है, हार्वेस्टर्स है, अलग अलग प्रकार के नए नए टेक्नोलॉजी आई है, 40-50 नए टैलेंटेड स्टार्टअप आए हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक की बैलजोड़ी होती है ना, मैंने अपने घर में ली है और ये भी ईंधन का काम करती है। तो ये आप सब देखिए, इसके प्रात्यक्षिक देखिए। ड्रोन से जो स्प्रेइंग होता है उसके परिणाम तो मैंने खुद आपको बताया। नैनो यूरिया, नैनो मिश्र खत का उपयोग मैंने खुद आपको बताया। वैसे यहाँ बहुत सी चीजें यहाँ है, वो एक एक चीज का अध्ययन करके हम विदर्भ में फिशिंग में, मिल्क में, गन्ने के उत्पादन में, सोयाबीन और कपास के उत्पादन में, राइस में उत्पादन बढ़ाए, उत्पादन खर्चा कम करें, बांबू लगाए, फल खेती, फूलों की खेती, फलों में भी प्रोसेसिंग करें। संतरे के लिए हम विशेष कोशिश कर रहे हैं।
तो ये एक एक बात को किसानों को, हमको, जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और रफ का फेयर करते हैं, रिजल्ट में फेल होते हैं। ये ऐसे फेल होने वाले बच्चे हमको पैदा नहीं करने हैं। हमारा हर किसान मेरिट में पास होना चाहिए, उसके रिजल्ट में, ये हमारा प्रयास है। और कोई मेरिट में फुकट में पास नहीं होता, अध्ययन करना पड़ता है। तो ये एग्रो विजन ये मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, ये आपके अध्ययन की, रिसर्च करने की और ट्रेनिंग की शाला है, स्कूल है। और यहां आकर आपको इसका ट्रेनिंग लेकर एक्सपर्ट बनना है। और दूसरी बात मुझे कहना है कि तुम्हारे एक्सपर्ट बने, यहां काम खत्म नहीं होता। जब तुम एक्सपर्ट बनोगे तो तुम्हारे गांव वालों को बुलाकर उनको ट्रेनिंग देकर पूरे गांव को एक्सपर्ट बनाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये दोनों जब काम होगा तो विदर्भ का विकास होगा। नहीं तो भाई मेरा सक्सेस है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ऐसा मत करिए। ये हमको सबको मिलजुल कर, सब सामूहिक प्रयास से, और जहां संभव हो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना करिए। एक ट्रैक्टर लीजिए, 25 लोग उसका उपयोग करिए। एक हार्वेस्टर लीजिए, 25 लोग उसका उपयोग करिए। एक द्रोण लीजिए, महिला बचत कर वो उसका आप उपयोग करिए, ताकि उसका खर्चा आपके ऊपर कम आएगा। आने वाले समय में होलसेल में गांव में कोई दुकान ऐसा खोल लीजिए फार्मर प्रोड्यूस कंपनी का, कि आपकी दवाइयाँ सस्ती हो जाएगी, आपको खाद सस्ते में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मराठी में कहावत है, एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपथ, यानी सही मार्ग पर हमको सबको मिलकर जाना है। और ये मिलकर जाने का ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन करने वाला ये एग्रो विजन है। ये 15 साल से अनेक लोगों ने मेहनत परिश्रम करके आज हम इस स्थिति पर आए हैं। और अभी मुझे खुशी हुई कि हमने वर्धा रोड पर रेडिसन के बाजू में हमको जगह मिल गई। हम वहाँ बड़ी लेबॉर्ट्री डाल रहे हैं, कॉटन टेस्टिंग की लेबॉर्ट्री है, हमारे जमीन भूमि को टेस्टिंग करने की लेबॉर्ट्री है, ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल को टेस्टिंग करने की लेबॉर्ट्री है। वहाँ 100-150 लोगों के लिए टीवी एयर कंडीशन हॉल है ट्रेनिंग के लिए, जो हमारी एक्टिविटी बनेगी। और उसी के सामने इस देश का सबसे बड़ा 40,000 स्क्वायर फीट का एग्रो विजन के ओर से हम ऑर्गेनिक फल फूल सब्जी और फूड ग्रेन अनाज इसका दुकान डाल रहे हैं। ये पूरे रेडिसन के मेन रोड पर डाल रहे हैं। ये हबीब खान आर्किटेक्ट बैठे, इनको काम दिया है। और जैसा भी ये होगा, ये जो बना रहे हम एग्रो कन्वेंशन सेंटर, ये वर्ल्ड का बेस्ट सेंटर बन रहा है, 537 करोड़ का। इसका भी डिजाइन इन्होंने बनाया, कॉन्ट्रैक्टर नागार्जुन कंपनी को दे दिया है। अब वो सरकार में थोड़े बहुत इसका लैंड उसका प्रॉब्लम है। इधर 5 स्टार होटल बन रहा है एक बड़ा, जो लोग आएंगे वो यही उतरेंगे। यहाँ वसंतराव नाइक उनके नाम से 2,500 लोगों के कैपेसिटी का एयर कंडीशन ऑडिटोरियम बन रहा है। और इसकी मालक कोई है तो पंजाबराव कृषि विद्यापीठ है, जो हमारे कृषि विद्यापीठ की ये प्रॉपर्टी होगी। और इसको प्रोफेशनल के हिसाब से हम चलाएंगे और ये विदर्भ के किसानों के विकास का एक केंद्र बिंदु बनेगा। और जो ऑर्गेनिक हमारी खेती का जो हमारा सुपर बाजार होगा, उसमें हम बेचेंगे नहीं, आप ही आपका माल साफ करोगे, 1 किलो आधा किलो का पैकिंग लेके आओगे, वही इलेक्ट्रॉनिक का तराजू होगा, आप ही खड़े रहोगे, आप ही बेचोगे और आप ही पैसे लोगे और आप चले जाओगे। कोई दलाल नहीं, कोई बीच में किसी का नहीं, क्योंकि ये धंधा नहीं है। बहुत बार लोगों की गलतफहमियां होती है कि भाई इनका बिजनेस है। ये ऐसे धंधे में मैं बहुत बार इसका शिकार बनता हूँ। मेरा भी टर्नओवर भी 2,500 करोड़ है। मैं ये सरकार के पास नहीं जाता कोई काम के लिए, ये इसलिए कि ये हो सकता है। तो ये हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो समाज के, देश के हित में है और गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण करने के लिए है। तो मुझे लगता है कि जैसे प्रयास आप जैसे लोग अपने गांव में करेंगे, हमारे एग्रो विजन का ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाएगा। अलग अलग क्रॉप में हम मेंबरशिप करेंगे, कपास वाला ग्रुप होगा, संतरे वाला ग्रुप होगा, दूध वाला ग्रुप होगा, कई बाकी फ्रूट्स वेजिटेबल वाला ग्रुप होगा, फूल वालों के मार्केट हम खोल रहे हैं। अभी कॉटन मार्केट को बहुत बड़ा बना रहे हैं। मैं तो 14 मार्केट नागपुर में बना रहा हूँ,
ताकि हमारे किसानों को वहां आकर अपना माल बेच सकें। तो आने वाले समय में जो सरकार का काम है वो सरकार करेगा, जो आपका काम है आपके गांव में रहकर क्वालिटी का उत्पादन करना, ईमानदारी से काम करना, बेईमानी चलेगी नहीं। बेईमानी जो करेगा उसको चेन से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हम जो काम करेंगे ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी देंगे, वजन ठीक देंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब जो काम है ये अब आगे कारवां बन रहा है। परिस्थितियां ऐसी आ रही है कि आपको आप सबके सहयोग से बहुत अच्छी सफलता मिल रही है और हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हम सब लोग इसमें कामयाब हो। और आज इस कार्यक्रम के लिए हमने जिनको अतिथि बनाया है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जी, मोहन यादव जी। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको इसलिए बुलाया कि मध्य प्रदेश का कृषि विकास दर देश में सबसे ज्यादा है। अब मैं अच्छे भाव में बताता हूं कि जिस दिन हम मध्य प्रदेश को पीछे डालकर आगे जाएंगे तब हमारे काम करने में कोई फायदा है। नहीं तो तुम आए, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा, हटना, चाय पानी करके चले गए, ये थोड़ी करना है। हमें मध्य प्रदेश के आगे निकलना है और हमारे यहाँ एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा और हमारे किसानों का माल केवल देश में नहीं तो दुनिया के कोनों तक पहुंचेगा और किसान को डॉलर में इनकम मिलेगा। और आपको मालूम है कि मैं फोकड़ा मारने वाला नेता नहीं हूं। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, मेरे मुंह से जो निकल जाता है वो 101% वैसे ही पूरा होता है। तो आपको अब ये डॉलर में कमाई करने वाले किसान, फिशरमैन और हमारा ये प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और इससे यहाँ की परिस्थिति को बदलकर हम देश में एक आइडियल के रूप में हमारे विदर्भों को स्थापित करें, इसी एग्रोविजन के पीछे यही प्रेरणा है। हमारे तीनों यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी यहाँ उपस्थित है, हमारी जो फैकल्टीज है, एक्सपर्ट लोग हैं, अनेक लोग एक्सपर्ट विशेष रूप से इसके लिए आते हैं, उनका भी हम सहयोग करते हैं। अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी वाले अपने प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, उसका भी हम अध्ययन करते हैं और उसके साथ इसका फायदा लेकर आपका जीवन सुखमय हो, सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो और इस खेती के क्षेत्र में हम आगे जाए, यही एग्रोविजन की एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा है। और इसीलिए आज का यह कार्यक्रम हुआ है। मैं एक ही प्रार्थना करूंगा कि अभी इसके बाद डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ हम लोग उद्घाटन के लिए जाएंगे और उसी समय यहाँ हमारे मदर डेयरी का दूध के ऊपर का वर्कशॉप है। तो मैं जो दूध के उत्पादक किसान हैं उनको अनुरोध करूंगा कि यही शांति से बैठे रहे और यहाँ से जो बहुमूल्य मार्गदर्शन आपको मिलेगा उसका आप जरूर उपयोग करिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बाकी जो 40 विषय और हैं अलग अलग प्रकार के, उसमें भी आप रुचि लीजिए, हर स्टॉल पर जाइए, टेक्नोलॉजी को समझिए और अपने जीवन में, अपने खेती में वो प्रयोग करिए और कामयाब हुइए, यही आपसे अनुरोध करता हूँ। फिर से एक बार आप सबको मैं उज्जवल भविष्य की कामना देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ और आप इस कृषि क्षेत्र में सफल होंगे, सफल किसान के रूप में आपका नाम लिया जाएगा और पूरा गांव, डिस्ट्रिक्ट और विदर्भ और महाराष्ट्र और देश हमारे अच्छे किसानों का अनुकरण करेगा। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं विशेष रूप से आई एम गिविंग माय स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर शेख अब्दुल्ला। He is from Abu Dhabi and he is supposed to be one of the big person as far as the agriculture export is concerned. And he is only coming here that he want to purchase the agricultural products, agro products, and now he is here. I am confident that we will fulfill his expectation with the quality and the cost. And 100% next time we will invite more people from the world who can make more export from Vidarbha and giving valuable income to our farmers. That is to be great achievement for us. So once again I am giving thanks to you and thanks to all dignitaries, expert people, the official chairperson of the different agro companies
आई एम रियली थैंकफुल फॉर देम, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये नहीं हो पाता। और जो यहाँ सब कंपनियां आई है उनके सहयोग के लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रीमान नितिन गडकरी जी इस मार्गदर्शन और इस बहुमूल्य उद्बोधन के लिए। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ फार्म डिवीजन महिंद्रा के सीईओ श्री विक्रम वाघ जी को कि वे अपनी संक्षिप्त शुभकामनाएं दें। श्री विक्रम वाघ। Thank you. Distinguished guests, honorable ministers, मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ हूँ, पर श्री नितिन गडकरी जी के बाद मुझे कुछ कहना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर मैं ट्राई करूँगा और 4 चीज़ कहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें बहुत खुशी है कि हम यहाँ हैं, क्योंकि एग्रोविजन अभी ये 14 साल से ये 15th इवेंट है और हमने बहुत सालों से इनका सपोर्ट किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब फार्मर्स का प्रोग्रेस हो। और महिंद्रा 60 साल से उसी विचार से काम कर रही है। दूसरी चीज़ यह है कि अभी आने वाले समय में हमारा पॉपुलेशन जो है वो बहुत ग्रो करेगा और हमें ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा एग्रो प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स लगेंगे, पर हमारे फार्म लैंड जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही। तो ये सब जो इंक्रीज होना है वो प्रोडक्टिविटी के थ्रू आना है, जो टेक्नोलॉजी के थ्रू आना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ट्रैक्टर जो डिस्प्ले किया है उसका नाम ओजा है। शुगर केन और ऑरेंज के लिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडियन प्राइस में है, जो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके। दूसरी चीज, ये सब ग्रोथ जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए डैमेजिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने और एक ट्रैक्टर यहाँ पे डिस्प्ले किया है। उसका CBG CNG फ्यूल से 90% कम एमिशन से चलता है वो। और आपका, जैसे गडकरी साहब ने कहा, 1 लाख रुपया पर ईयर आपका वो बचत है ऑपरेटिंग कॉस्ट में, तो जाके आप देख लीजिए। बट टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी उसका कोई काम नहीं है जब तक आपको ट्रेनिंग भी नहीं हो कैसे वो टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी यूज करनी चाहिए। तो हम यहाँ पे 11 स्किल डेवलपमेंट सेंटर ऑपरेट करते हैं और नागपुर में भी हमारा यहाँ पे बड़ी प्लांट है और स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी है। तो और मुझे कुछ यहाँ पे आज आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, तो थैंक यू वेरी मच ऑर्गेनाइजर्स, डिग्निटरीज, थैंक यू वेरी मच कि हमको ये अपॉर्च्युनिटी मिली। थँक यू। सर्वांनी इथेच बसून राहायचं आहे। आपले पाहुणे जे आहे मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री, त्यांचं उद्बोधन आपल्याला आता ऐकायचं आहे, तर कृपया कुणीही इथून उठून जाऊ नये। मैं अब बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटक, हमारे पड़ोसी राज्य भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान डॉक्टर मोहन यादव जी से इस सभा को संबोधित करने का निवेदन करती हूं। और आप सभी से पुनः आग्रह है कि हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी का उद्बोधन सुनने के पश्चात ही यहां से प्रस्थान करेंगे। आवाज सेट करो। एक बार जोरदार तालियों से आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत। आज के इसी बहुत ही गरिमापूर्ण और बहुत पवित्र उद्देश्य के आधार पर प्रारंभ होने वाले एग्रोविजन राष्ट्रीय कृषि मेले के उद्घाटन के अवसर पर हम सबके वरिष्ठ नेता, विजनरी व्यक्तित्व के धनी, भारत सरकार के सभी मंत्रियों में से सर्वाधिक सक्रिय, कल्पनाशील और अपने अलग प्रकार के व्यक्तित्व के धनी माननीय नितिन गडकरी जी का जोरदार अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उन्होंने विस्तार से सारी बात करते हुए मेरी सारी जिज्ञासाओं का भी समाधान किया
एक एक विषय पर माननीय गडकरी जी ने जो बात रखी है वो हम सबके लिए प्रेरणादायी भी है। इस अवसर पर कुलगुरु डॉक्टर शरद गठाक जी, कुलगुरु डॉक्टर नितिन पाटिल जी, बाहर से पधारे हमारे बीच माननीय अब्दुल्ला जी, इस अवसर पर श्री TR केसवान जी, टैफे के प्रेसिडेंट हैं, दीपक शाह जी, विक्रम वाघ जी, PG पाटिल जी, मैं आपके अपने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से अपने इस नागपुर की धरती पर, मैं नागपुर से ये विशेष मध्य प्रदेश का संबंध भी बताना चाहूंगा। पुरानी राज्य रचना में नागपुर से ही मध्य प्रदेश का काफी हिस्सा हमारा जुड़ा हुआ था, तो ऐसा लगा कि मैं अपने घर में आया हूं। मुझे इस बात का आनंद है, इस बात का सुख है। और जिस विषय को विस्तार से बताया, विषय तो बहुत सारे लिए माननीय गडकरी जी ने, एक एक करके बहुत सारे विषय सामने आए, लेकिन जिस बात को उनने बहुत अच्छे से खुल के बताया, जिसका ये विषय निकलने वाला है, वो विषय हमारे अपने गोपाल कृष्ण भगवान से जुड़ता है। हमारे लिए जिनके घर पे गाय, वो सब गोपाल, और जिनके घर पे गाय का कुल, वो घर घर गोकुल। तो ऐसे हमारे गोपाल कृष्ण के मानने वाले, कृष्ण को माने तो वो घर घर गोपाल कृष्ण। तो आप सब गोपाल कृष्ण को बधाई देना चाहूंगा। पहला दिन अपने गोपाल कृष्ण को समर्पित है, हमारे लिए आनंद की बात है। आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बात और जोड़ी माननीय गडकरी जी ने, जिस बात के लिए भी मैं उनका अभिनंदन करता हूं। थोड़ा सा मेरा अनुभव जरूर साझा करूंगा इस मसले पे। मैं भी आपके जैसे ही किसान परिवार से ही आता हूं। हमारी सरकारी योजना जब बनती है तो सरकारी योजनाओं में थोड़ा कठिन जाता है। ये इनका बस चले तो गंगोत्री से गंगा बहाने के लिए ये पंप लगा करके समुद्र से पानी पहुंचाने की कल्पना करते हैं कि हिमालय पे पहले पानी चढ़ाओ फिर बहता हुआ आएगा। ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया। ये उल्टी गंगा बहने की जो सरल वाक्य है, दुर्भाग्य के साथ सब दोषी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक व्यवहारिक जीवन में, जैसे एक बात बहुत सरल, हमने अपनी सरकार की योजना को भी बदला है। मुझे लगता है आपके यहाँ भी ये मददगार होगी। इतनी सी बात है कि आप गरीब के घर में गाय दे करके उसकी जीवन की दशा बदलना चाहते। अब ये हमारे लिए समझने वाली बात है कि घर में पहले खाने के लाले पड़े हुए, गरीबी है तो घर में गाय कहां से आएगी। अब घर में आप गरीबी के बाद भी दूध देने वाली गाय ले आए, और गाय लाने के बाद आप चाहोगे उसको चारा पानी सब दो, ताकि वो जो 5 लीटर से 25 लीटर तक की कल्पना की वैसी की वैसी हो जाए। अब ये व्यवहारिक बात है कि गाय की जो अंदर की संवेदनशीलता है, इसको हमको समझना पड़ेगा। गाय ऐसा हमारे जीवन में, वैसे तो अपनी भावना से कहो तो 33 करोड़ देवी देवता का वास अगर किसी में है तो वो गाय माता में हम सब के लिए जानकारी का विषय है। और ऐसे में भी और बड़ी बात है, गावो विश्व मातरः, हमारी वैदिक वाक्य में भी है कि गाय माता के हमारे जीवन में अपनी एक माँ है जो हमको पाल पोस के बड़ा करती, जो हमको जन्म देती है। लेकिन गाय ऐसी माता है जो अपने बच्चे को भी पालती है और इस सभी मानव जाति को पालती है। ये गाय माता की विशेषता, ये उसका जीवन धन्य। ये हमारे लिए बहुत सरल बात है समझने वाली कि गाय की संवेदनशीलता, गांव का परिवेश के साथ घर का परिवेश, गाय की हमारे से अंतरंगता, हमारी जब तक आपस में उसके हमारे बीच के विचारों का प्रवाह, ये मान के चलते कि वो आपकी भाषा को समझती है, बोल नहीं पाती, लेकिन संवेदनशीलता तो पूरी रखती है। तो ये जो आप इतने ही शब्द है कि मराठी में आप गोरी गोरा बोलते और हमारे यहाँ बछड़ा बछड़ी बोलते हैं, इतना ही फर्क है। तो अगर हमारे यहाँ गाय के आधार पर घर में गाय उनको तैयार करना है, तो हमने गाय को बंद करके उनके घर में गोरी देने का प्रयास किया कि आप 5 गोरी ले जाओ, आप अपने घर में इसको बड़ी करो। बड़ी करते हुए हो सकता है धीरे धीरे अंतरंगता बनेगी।
तो वो 2 तो अपने घर ही रख लेंगे, 3 हमको देंगे। तो वो खरीदने की बात हमने की है हमारी सरकार में कि वो खरीदेंगे तो उसकी आय भी बढ़ जाएगी और घर घर दूध की उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाएगी। और ये बहुत सरल भी है, ज्यादा महंगा भी नहीं। बजाय गाय देने के गाय खरीदने का अभियान चलाए और उसके बाद में फिर हम यही क्रम जारी रखें। मैंने अपनी सरकार में बनने के बाद माननीय कुलगुरु जी हमने 2-4 निर्णय किए। उसमें से एक बड़ा निर्णय ये भी किया है कि हमारे अपने स्वच्छता के अभियान में बड़े पैमाने पे शहर खास करके महानगर और नगर गाय और इनकी परेशानियों के कारण से स्वच्छता प्रभावित होती है। तो हम बड़ी से बड़ी मशीन ला रहे हैं, बड़ी से बड़ी सफाई करने की एजेंसी लगा रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं। हमने कहा ये तो आप करो, अच्छी बात है, लेकिन इसमें मददगार क्या है? तो मददगार मशीन की मददगार से दूसरी खर्चे की व्यवस्था तो बढ़ रही है, लेकिन मूल समस्या जो गाय घूम रही गली गली, तो हमने कहा ऐसी सारी गायें गौ माताएं जो वृद्ध है, अपाहिज है, लावारिस है या खेती का हमारा रकबा बढ़ गया तो चरनों ही खत्म हो गई, तो वो जो छूट के आ रही है, ऐसी सारी गायों के लिए नगर स्तर पर जैसे भोपाल में हम कल ही भूमि पूजन करने वाले हैं। 10,000 की गौशाला भोपाल में बना रहा, 10,000 15,000 की गौशाला नगरीय क्षेत्र में बना रहे। उसके पीछे भाव ये है कि हमारी ये गाय माता को हम संभाल लेंगे और ऐसे में जो बूढ़ी है, अपाहिज है, लावारिस है, किसी कारण से दूध की क्षमता से चली गई है, वो हम रख ले, सरकार रख ले, तो स्वच्छता तो नगर में अपने आप हो जाएगी। और जो दूध देने वाली है, बछड़े बछड़ी है, बाकी चीजें हैं, उसको जो उत्पादक या दूध उत्पादक व्यक्ति है जिसको इच्छा है, प्रयास तो ये रहेगा कि हमारा तो कि दूध आप जब तक दूध देगी वो आप ले जाओ और दूध से निकल जाए तो वापस लाके दे दो, ये हमारा परस्पर संबंध बन जाए। इस क्रम को बनाए रखने से निश्चित रूप से गाय भी बढ़ेगी, दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और हमारे बीच में जो हमारा मूल मन का भाव है कि स्वच्छता से लेकर समाज के अंदर सुव्यवस्था बने, तो हमने कांजी हाउस, खिड़क ये सब बंद करने का निर्णय किया। ये पशुओं को जेल देने की स्थिति तब थी जब घर घर लोग गाय पालते थे, बाहर नहीं छोड़ते थे, लेकिन आज कठिनाई बढ़ी। लेकिन आज मैं आपके पूरे कृषि आधारित व्यवस्थाओं के आधार पर, माननीय गडकरी जी यहाँ नहीं तो मैं उनके सामने बोलता कि भाई साहब आप मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ो, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन हम 1 और 1 11 बनने आए हैं। मुझे इस बात का और आनंद है, हम और आप मिलकर के, आपका विजनरी व्यक्तित्व है, आपके मार्गदर्शन के आधार पर मध्य प्रदेश और हमारा महाराष्ट्र एक साथ बढ़े। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के तो बहुत संबंध है, कई सारी चीजें इतनी अच्छी है। महाराष्ट्र में आज बाबा महाकाल के कारण से उज्जैन और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे दोनों ज्योतिर्लिंग अगर जगमगा रहे हैं तो हमारा वो गौरवशाली अतीत भी याद रखेंगे। जब यहाँ से बाजीराव जी ने दिल्ली पे कब्जा करने की तरफ बढ़े थे, हिंदवी साम्राज्य का वो विचार लेकर के, तो हमारे सारे देवस्थान बाबा महाकाल का एक बार जयकारा लगा लो, फिर मैं बताता हूँ। बोले महाकाल महाराज की। तो महाकाल महाराज का उत्तुंग आसमान से बात करता हुआ शिखर आज दिखाई दे रहा है, या सारे देवस्थान जगमगा रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो महाजी सिंधिया का है, जो महाराष्ट्र से ही गए थे, जिनके कारण से दुनिया भर के लोग आज धार्मिक पर्यटन के साथ आस्था का प्रकटीकरण आ रहे हैं। इसी प्रकार से अहिल्या माता का 300वां वर्ष चल रहा है। अहिल्या माता भी महाराष्ट्र की धरती से गई थी। उनके लिए जीवन में अपना राज्य तो अपनी जगह है, लेकिन संस्कृति के लिए जो उनने काम किया, मैं आपको और अहिल्या माता को प्रणाम करता हूं, जिनके कारण से हमारे लिए दुनिया के अंदर एक नारी शासिका का इतना उत्कृष्ट उनका अपना नेतृत्व रहा है। और उनके जीवन में हमारे सभी प्रकार की शासन व्यवस्था में सुशासन की इसी प्रकार की बातें थी। खेती किसानी के लिए सबसे पहले सरकार के माध्यम से कुएं खुदवा कर अगर किसी ने दिया है तो अहिल्या माता के माध्यम से दिया है कि आओ खेती करो। हमारे भील समाज के बड़े आदिवासी समाज के अंदर खेती बाड़ी को प्रोत्साहन देते हुए, पशुपालन को प्रोत्साहन देते हुए हमारे लिए वो सब संसाधन उपलब्ध कराए, जिसके कारण से गांव के लोग गांव में रहे, वो अपनी आजीविका के व्यवस्था वहां जुटा ले, उनकी आर्थिक स्थिति बदले। जो माननीय गडकरी जी ने किया है,
जो बताया कि 15 साल पहले 10,000 लोगों ने अगर आत्महत्याएं की तो वाकई बहुत डरावना सीन था। विजनरी व्यक्तित्व वही होता है जो इस कि परेशानी अगर समझ में आ गई तो परेशानी को जान करके डॉक्टर को बीमारी पकड़ में आ जाए तो सच्चा डॉक्टर है वो जो इसका इलाज कर दे। मैं मान के चलता हूं इस मामले में हमारे सामाजिक इस व्यवस्थाओं के सच्चे डॉक्टर अगर कोई है तो हमारे गडकरी जी है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने नेतृत्व का, हमारे अपने नेता का, जिन्होंने एक एक करके कितनी सारी बातें बताई आज के इस दौर में। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे लिए आज के समय में टेक्निक का, दक्षता का विशेष महत्व है और दक्षता के आधार पर अभी तो कितना अच्छा उदाहरण है अपने बगल में। ज्यादा बड़ी बात नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन वो युद्ध का एक दृश्य है, लेकिन दृश्य हमको सब बता देता है। इजराइल जैसा छोटा सा देश, 1 करोड़ से भी जिसकी कम आबादी, लेकिन वो दक्षता के बलबूते पर, टेक्नोलॉजी के बलबूते पर अपने देश को कृषि क्षेत्र से लेकर सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ा रहा है। और तो रक्षा के मामले में भी कहां का दिमाग जाता है, ये हमारे लिए आश्चर्य की बात है। अब बताओ कोई कभी सोच सकता कि पेजर में, वाकी टाकी में भी कोई बम लगा दे? ये आज का दौर तो कहां जा रहा है ये, लेकिन एहसास करा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। जैसे माननीय गडकरी जी ने कहा है कि गौमाता को बढ़ाने के लिए गोरी ही गोरी होगी। ये कितना अच्छा अलग प्रकार का समय है ये जो वर्तमान का समय है, लेकिन इस प्रत्येक काम के आधार पर हमारे अपने इस ग्रामीण कृषि आधारित व्यवस्था के आधार पर प्रदेश और देश की पहचान होती है। मैं इस मामले में एक बार फिर मध्य प्रदेश की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि मध्य प्रदेश के माध्यम से महाराष्ट्र जो आगे बढ़ रहा है, हम एक दूसरे के विचारों को साझा करें, ये विकास की चर्चाओं में, परिचर्चाओं के माध्यम से सम्मिलित हो। इसलिए मैंने माननीय भाई साहब से जब बात निकाली तो आपने कहा कि 15 साल होगा हमारे इस प्रकार के आयोजन करते। मैंने आज से लगभग 2 माह पहले ही तारीख पक्की कर ली थी। आप उद्घाटन की तारीख बताना, मैं जरूर आऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा हमारे अपने कृषि आधारित व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए। सच्चे अर्थों में बड़े बड़े कल कारखाने खुलना चाहिए, बड़े पैमाने पे वहां रोजगार मिल जाए अलग बात है, लेकिन घर घर आय का साधन बढ़ जाए, इसमें कृषि आधारित व्यवस्था ही सब कुछ है। इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। इसमें उसी प्रकार की व्यवस्था है, हमारी खेती की आमदनी प्रॉफिट की बने, बागवानी प्रॉफिट की बने, पशुपालन हो जाए, घर घर मछली पालन, जो जिस व्यवसाय में लगता है, जिस प्रकार से जिंदगी जीता है, प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलना चाहिए। और आगे बढ़ने के अवसर के साथ साथ उसका उत्पादन भी बढ़े। लेकिन आज ये इस मंच पे मैं देख रहा हूं, जो मुझे सीखने की बात है, उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं और उत्पादन को खपाने के रास्ते भी ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ भारत तो भारत, मदर डेयरी को बुलाया अपनी जगह, लेकिन अरब के भी हमारे व्यापार, इस व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति के माध्यम से भविष्य में हमारे लिए उत्पादन के बाद उसका योग्य बाजार ढूंढने का दृष्टिकोण भी रखा है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की बधाई। और भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कल हमारे मंत्री और कुछ अपने अधिकारी को भेजूंगा। इस प्रकार का मॉडल हमारे यहाँ भी लग सकता है कि जहाँ समूचा एक प्रकार से 2-4 दिन के बीच अपने ये जो 4 दिन का मेला लगा, ये असली में मेला नहीं है, ये भविष्य के सुशासन की और समृद्धशाली भारत और प्रदेश के बनने की इसमें नींव डली है। मैं एक बार फिर इस आयोजन में आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हृदय से आभार भी मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।